तो दोस्तों आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 17 जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक दिया गया है भाग 17 में। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ये जो राजभाषा है ये होता क्या है असल में। तो इसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं भाषा जो लैंग्वेज है इसका ये टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला होता है राष्ट्रभाषा। ये क्या होता है, जब देश में प्रसिद्ध या अधिक बोली जाने वाली भाषा होती है तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी की बात करते हैं। हिंदी देखिए अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। लेकिन अगर वही दक्षिण भारत में चले जाएँ तो उसमें से कुछ परसेंट अपनी अपनी जो लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, चाहे तेलुगु तमिल ये राजभाषा होती है, तो ये तो बोली ही जाती है। लेकिन साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी जानते हैं। तो यानी ये एक कुल मिलाकर ये हुआ कि जो भारत है इसमें अधिक से अधिक हिंदी बोली जाती है, तो इसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए राज्य भाषा क्या होता है। राज्य में प्रसिद्ध भाषा यानी हर राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे अगर बिहार में चले जाएँ तो भोजपुरी हो गया, वहीं साउथ में चले जाएँ तो तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ मराठी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रीय भाषा यानी राज्य भाषा हैं। और जो राज्य में बोला जाता है, जैसे केरल में मलयालम हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ हो गया, तो ऐसे ये राज्य भाषा हो गया। ये अपने अपने राज्य में ऐसे बोला जाता है। मातृभाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे वही बिहार में अगर चले जाएँ तो भोजपुरी तो मान लीजिए एक मास लेवल पर ये बोला जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में भी कुछ-कुछ जगह ऐसे होते हैं कि भोजपुरी को कोई अलग फ्लुएंट में बोलता है, तो कोई अलग फ्लुएंट में बोलता है। क्षेत्रीय भाषा के ये आ जाता है। अगर वही मेरठ की बात करें, अगर यूपी में अगर मेरठ की बात करें तो वहाँ पर कुछ और भाषा बोली जाती है, थोड़ा हरियाणी टाइप का। और वही यूपी में ही अगर इधर साइड पूर्वी साइड में चले आ जाएँगे पूर्वांचल की ओर, तो यहाँ पर कुछ भोजपुरी टाइप यहाँ पर भाषा हो जाती है। यानी क्षेत्र अलग-अलग जैसे-जैसे क्षेत्र में बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे ये भाषा भी अलग होता चला जाएगा। अब आता है राजभाषा। राजभाषा देखिए जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है, यानी जो ऑफ़िशियल वर्क होती है, सरकारी वर्क होती है, यानी सरकारी काम-काज में ऐसे भाषा का जब प्रयोग किया जाता है, तो उसे राजभाषा कहा जाता है, सरकारी कामों में। तो ऐसे क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये लिख लीजिएगा। देखिए पहली बात, जो इसमें हम लोग राजभाषा पढ़ेंगे, ये जो राजभाषा पढ़ेंगे, ये लगभग 3 या 4 टाइप का भाषा होगा। जो इसमें 4 टाइप के अनुच्छेद को ये कैटेगराइज़ कर रहा है। जैसे संघ की यानी केंद्र की भाषा क्या होगी? सबसे पहले ये देख लेते हैं और इसमें 2 आर्टिकल्स आएँगे, 343 से 344। तो ये हो गया संघ की भाषा यानी केंद्र में जो सरकार केंद्र सरकार बैठती है, उसकी भाषा यानी उसकी लैंग्वेज है, राजभाषा क्या होगी? इसमें हम लोग देखेंगे। तो 343 कहता है केंद्र की भाषा यानी हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। पहले तो ये जान लीजिए, जो हिंदी होती है, हिंदी हिंदी को हिंदी को राजभाषा के रूप में, राजभाषा जैसा कि आपको बताया हूँ कि जो सरकारी काम-काज होते हैं, ऑफ़िशियल वर्क होती है, ऐसे हिंदी को राजभाषा बताई गई है और ये केंद्र में बात की गई है, राजभाषा। और इसकी जो स्क्रिप्ट होती है, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। स्क्रिप्ट जैसे लिखने की ये जो तरीका होती है, इसे देवनागरी भाषा में कहा जाता है, देवनागरी। स्क्रिप्ट के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। परंतु यदि मान लीजिए शासकीय कार्यों के लिए संघ द्वारा आधिकारिक रूप में प्रयोग की जाने वाली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं यानी संख्याएं होती हैं, इसके रूप में अंतर्राष्ट्रीय होगी, न कि देवनागरी होती है। ये याद रखिएगा। जो शासकीय कार्यों में मान लीजिए अगर देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय वर्क में जो काम काज होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, तो इसमें जो प्रयोग की जाती है वो देवनागरी न होकर वो क्या होगी, वो न्यूमेरिकल्स में होगी। देवनागरी में नहीं, वो न्यूमेरिकल्स में होगी, देवनागरी में नहीं होती है, न्यूमेरिकल्स में होती है। जो संख्याएं होती हैं वो न्यूमेरिकल अंतर्राष्ट्रीय के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। और देखिए संघ की जो दूसरी भाषा अगर कहें तो संघ की दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन ये क्या हो, अनिश्चित काल के लिए तक ये बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि ये अंग्रेजी को कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है और इसे फिर खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं। ये हमेशा के लिए अंग्रेजी दूसरी भाषा इसकी संघ की होगी। ठीक है। अब इसका आता है 344। 344 क्या कहता है, राजभाषा के संबंध में आयोग। यहाँ आयोग देखिए, आयोग कमेटी और संसद की समितियाँ ये क्या होती हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग, राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की गठन की जाएगी। ठीक है। कौन सी भाषा क्या होगी क्या नहीं होगी, समितियां बनाने का प्रावधान भी इसमें दिया गया है।
राजभाषा के लिए, यानी राजभाषा को एक इसके संबंध में जो कुछ भी नियम बनाना हो या उसमें कुछ भी चेंज करना हो, तो इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, एक आयोग की गठन करता है और इसमें समितियां भी बनाई जाती है। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होता है। राजभाषा आयोग, इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और इसमें जो जोड़ा जाता है, इसमें जो शामिल विभिन्न जो भाषाएं प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं, इनको भी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची क्या कहता है, भाषाओं का, यानी भाषा के आधार पर कितने भारत में भाषा यानी मान्यताएं प्राप्त होंगी, ये 8वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इसमें सिंपल सा यही कहा गया है 344 में कि जो राजभाषा के संबंध में यदि कोई इसमें चेंजेस करना हो, कोई बदलाव करना हो या हटाना हो, तो इसमें एक आयोग का राष्ट्रपति गठन करेगा और सब जितना काम काज होगा ये आयोग देखेगा और इसकी एक अध्यक्ष होगी और ये इस अध्यक्ष को 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और जितने भी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे इस आयोग में सदस्य जो भी होंगे, इनको 8वीं अनुसूची का भी सदस्य बनाया गया है। और ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। 344 खत्म हो गया। ये होता है संघ की भाषा, यानी केंद्र सरकार में जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है राजभाषा, वो कौन कौन सी होती है, हिंदी होती है, ठीक है, हिंदी होती है और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी होती है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की भाषाएं। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, 28-29 जितने भी हैं केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। तो इनकी भाषाएं क्या क्या होती हैं। देखिए, भाषाएं अगर देखा जाए तो मान्यताएं 22 भाषाओं का ही मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 22 भाषाएं हो गई। तो यहाँ पर कहा गया कि 345 में किसी राज्य की राजभाषा या भाषा क्या होंगी। तो सिंपल सा यही कहा गया है कि प्रत्येक राज्य यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रत्येक राज्य विधानमंडल के जो राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा होगा, ये चुनने का अधिकार किसको दिया गया है, विधानमंडल को दिया गया है, विधानमंडल को। यानी भाषा जो प्रयोग की जाएगी राजभाषा के रूप में, वो अधिकार किसको दिया गया है कि कौन ये चुन सकता है कि कौन सी भाषा राज्य में क्या प्रयोग होगा राजभाषा के रूप में। तो वो विधानमंडल काम करती है। अब विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन जब तक विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तब तक वो राजकीय या मान लीजिए शासकीय कार्यों में किसका प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल अभी सोच विचार कर रही है कि कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में बनाया जाए, यानी ऑफिशियल वर्क, सरकारी कामकाजों में कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो ये अभी सोच विचार कर रही है और जब तक सोच विचार करेगी तब तक किस भाषा का प्रयोग होगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। और देखिए, कुछ राज्य जो होती हैं वे द्विभाषी होती हैं। कुछ राज्य कौन सी होती हैं, द्विभाषी, यानी 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी के साथ साथ अपना राजभाषा भी चुन सकते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, इसमें से 2-2 भाषाएं अपनी चुन सकती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भी होता है और हिंदी का भी प्रयोग होता है। देखिए, कौन सी ऐसी राज्य हैं जिसमें अंग्रेजी उनकी राजभाषा है। तो यहाँ पर पॉइंट कर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड। मान, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, मान, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, इनमें अंग्रेजी भाषा को क्या बनाया गया है, राजभाषा बनाया गया है। यानी सरकारी कामकाज, ऑफिशियल वर्क जो भी होगा वे अंग्रेजी में ही सब होंगे। ठीक है, अब 336 को हम लोग देखते हैं, 346 को देखते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या संघ, ये संघ हो गया यानी केंद्र हो गया, संघ या राज्य के बीच, ये राज्य हो गया। एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या संघ, केंद्र या दूसरे राज्य के बीच में जो संचार, कम्युनिकेट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो ये भी तो देखने वाली बात होगी। तो देखिए, किसी राज्य की, जैसे एक राज्य हो गया दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य संघ के बीच, राज्य और सेंटर, केंद्र, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच कम्युनिकेट करना हो या एक राज्य केंद्र के बीच कम्युनिकेट करना हो, तब इन दोनों में पत्र व्यवहार मतलब पत्रों के जरिए यानी चिट्ठी के जरिए इनकी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मराठी हो, जो उनकी भाषाएं होंगी वो प्रयोग किया जाएगा। अब 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में। मान लीजिए किसी राज्य में
बहुत सारे जो जनसंख्या उसमें है, ये एक राज्य है। यहाँ पर जितने मास पीपल्स हैं, इनमें से अधिक जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, मान लीजिए बोडो भाषा बोली जाती है। बोडो पहले मान लीजिए 22 भाषाओं में इसे सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे किसी राज्य में, या कोई राज्य हो गया, भोजपुरी मान लीजिए, भोजपुरी को ले लीजिए, भोजपुरी अभी मान्यता प्राप्त नहीं है भाषा में। तो मान लीजिए बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है, ठीक है। यदि वो चाहते हैं कि इसे मान्यता प्राप्त हो, इसे भी 22 भाषाओं में सम्मिलित किया जाए, तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को यदि लगता है कि राज्य के अधिकतर लोग, अधिकतर यानी जनसंख्या अपने द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको मान्यता प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है ये निर्देश देता है कि इस भाषा को उस राज्य के सभी जगहों में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए या शासकीय कार्यों में किया जाए, और इसे 8वीं अनुसूची में भी जोड़ने का काम कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा। यानी राष्ट्रपति को यदि संतुष्टि हो जाता है कि इस राज्य में जितने अधिक से अधिक जितने जनसंख्या हैं, लोग हैं, यदि एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, मान्यता प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस भाषा को मान्यता दे देता है और निर्देश ये देता है कि उस राज्य में सभी जगह या किसी भी विभाग में उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। 347 ये कहता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, किस भाषा में सुनवाई की जाएगी, किस भाषा में केस को हैंडल किया जाएगा। तो देखिए, 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जितने भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो अंग्रेजी में होती हैं, इंग्लिश में होंगी, ये तो है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाएगा जो अंग्रेजी भाषा में होती है। पॉइंट में लिखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल उन्हीं केस को हैंडल किया जाएगा, यानी उसे ही केवल स्वीकार किया जाएगा जो इंग्लिश भाषाओं में याचिका दायर किया गया हो, केवल उसी भाषाओं को हैंडल किया जाएगा। अब हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट की कार्यवाही या निर्णय या आदेश जो रिट दिया जाता है, ये भी किस भाषा में होगी, ये भी इंग्लिश ही भाषा में होगी, यानी हाई कोर्ट की भी भाषा क्या होगी, इंग्लिश ही होगी। यदि राज्यपाल को लगता है, देखिए, यदि मान लीजिए कोई केस लेकर जाता है वो इंग्लिश में नहीं होता है, यदि राज्यपाल को इंग्लिश में नहीं वो कार्रवाई करवाना चाहता है, तो क्या करेगा, वो राज्यपाल के पास जाएगा। यदि राज्यपाल जो होता है ये राष्ट्रपति से मिलता है, राष्ट्रपति से मिलता है और इसकी अनुमति लेता है राष्ट्रपति की, और हाई कोर्ट की भाषा क्या करता है, अंग्रेजी की जगह किसी और भाषा में या हिंदी में संचालित यानी कार्यवाही करवा सकता है। यानी राज्यपाल ये जाकर राष्ट्रपति को कहता है कि देखिए, हाई कोर्ट में जो अंग्रेजी भाषा है, इसको, ये जो अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही की जा रही है यानी सुनवाई की जा रही है, इस भाषा को बदलवा दीजिए और हिंदी में करवा दीजिए। तो राष्ट्रपति वो क्या करता है, उस हाई कोर्ट को कहता है कि आप अंग्रेजी में सुनवाई न करके हिंदी में कर दीजिए, तो वो कर देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लेक्चर को समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए 349 को देखते हैं। 349 उतना खास नहीं है, लेकिन इसमें ये देख लीजिए, भाषा में संबंधित कुछ कानूनों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया क्या है। यदि अनुच्छेद 348 ए, ठीक है, अनुच्छेद 348 ए, 348 का ए में अभी अभी जस्ट पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी या कार्यवाही जो होगी वो किस में की जाएगी, अंग्रेजी में की जाएगी। तो इसमें 349 में ये कहा गया है कि 348 का ए में बदलाव करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल में विधेयक लाना होगा, तब राष्ट्रपति, ये भी किसकी सिफारिश पर, राष्ट्रपति के सिफारिश, प्रेसिडेंट की सिफारिश पर, तब इसमें चेंजेस किया जा सकता है। बस इतना ही है 349 में। अब चलिए विशेष निर्देश देख लेते हैं, भाषा संबंधित विशेष निर्देश क्या दिया गया है। तो 350 में कहा गया है कि शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान के लिए वह सेंटर या स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट में किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी भी भाषा में वो जो पत्र देता है किसी भी काम को करवाने के लिए, कोई भी व्यक्ति है यदि केंद्र सरकार को पत्र लिख कर भेजता है कि ये काम होना चाहिए, ये करवा दीजिए, सिफारिश करता है या राज्य को सिफारिश करता है, तो जो पत्र व्यवहार होता है एक आम जनता के प्रति, तो वो किस भाषा का प्रयोग आवेदन दे सकता है, यानी वो जिस भाषा में देना चाहता है उस भाषा में वो दे सकता है, चाहे वो राज्य या संघ या राज्य में प्रयोग की जाती हो। समझिए एक बार,
प्रत्येक नागरिक अपने समस्याओं के समाधान के लिए वह केंद्र या राज्य की किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी भी चीज़ में भाषा में आवेदन दे सकता है जो भाषा केंद्र में या राज्य में प्रयोग की जाती हो। जैसे हिंदी भी प्रयोग की जाती है तो वो हिंदी में दे सकता है। राज्य में अगर देता है तो राज्य में मान लीजिए कन्नड़ चलता है तो कन्नड़ भाषा में भी दे सकता है। 350 में यही कहा गया है। और 350 का देखिए ए और बी अनुच्छेद में क्या दिया गया है। 350 का ए और बी में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा। इसका मतलब क्या है? 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 1956 7वें अनुसूची में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य के जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी जो शिक्षा होगी उनकी मातृभाषा में दिया जाएगा। उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध किया जाए। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन सा आ जाते हैं? मुस्लिम आ जाता है, जैन जैन लोग आ जाते हैं, सिख में आ जाते हैं। तो ये जितने भी हो अगर ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में उनकी भाषा जो भी होगी अल्पसंख्यक वर्ग की उस भाषा में देना चाहते हैं तो 350 ए के तहत उस भाषा में अपनी एजुकेशन दे सकते हैं। 350 बी में कहता है भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार क्या होंगे। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक के लिए वर्गों के लिए एक कमिश्नर का नियुक्त करेगा। कमिश्नर का नियुक्त किया जाएगा जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करेगा। यानी इनकी जो भाषा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं इनकी जो भी परेशानी होता है ये कमिश्नर के पास यानी जिस प्रेसिडेंट जो नियुक्त किया रहता है भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर जिस कमिश्नर को वे अपनी शिकायत यहाँ पर ले जा सकते हैं और उनसे अपना समाधान ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्या 351 है। ये भाग 17 का लास्ट अनुच्छेद 351। तो 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या निर्देश दिया गया है। तो देखिए हिंदी भाषा के निर्देश के लिए क्या क्या कहा गया कि यानी संघ का ये कर्तव्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करे यानी प्रसार करे, इसका विस्तार करे, यानी इसको पूरे भारत में फैलाना होगा। ये इसका कर्तव्य दिया गया है और ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य नहीं। ये केवल ड्यूटी दिया गया है केंद्र सरकार के लिए कि ये हिंदी भाषा को प्रसार करे और उसका विकास करे जिससे हिंदी भाषा से अधिक जो मिली जुली संस्कृति है। मान लीजिए हिंदी भाषा बोली जाने वाली जो व्यक्ति होती है उत्तर भारत में ये भी उस भगवान की पूजा करते हैं जो साउथ में भी जिस भाषा में बोलते हैं कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, वो भी उसी भगवान को ही पूजा करते हैं। तो यानी हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रचार और विकास इसका करे कि इसकी जो मिली जुली संस्कृति है जिस भाषा से वो उससे आसानी से समझ सके और उसका एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, बातचीत का माध्यम बन सके, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इस यूजर से आप जाकर वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।